First of all, I would like to remind you that I have sent you the two additional lectures. Did you receive those lectures? एक लेक्चर मैंने आज सुबह थोड़ी देर पहले भेजा है 8:30 बजे के आसपास, और एक लेक्चर मैंने कल भेजा था। ये मिला क्या आप लोगों को, जरा बताएंगे कोई? एनीबॉडी? सर मिल गया सर। मिल गया ना आपको? यस सर। हाँ, ये जो लेक्चर्स हैं ये मैंने एडिशनली प्रिपेयर किए हैं। अगर इनको अलग से मैं रिकॉर्ड नहीं करता तो इनको एक एक लेक्चर के तौर पे अपन को रेगुलर क्लासेस में लेना पड़ता और अपना कोर्स काफी लंबा होने के कारण कंप्लीट नहीं हो पाता। सो प्लीज मेक इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक एट दीज लेक्चर्स। दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एडिशनल लेक्चर करके दिया है मतलब ये मत समझना कि कोई ऐसे सब्सिडियरी या सेकेंडरी कंटेंट है। नो, नॉट एट ऑल। They are exactly required for your RTU syllabus। और चूंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क लग रहा था उसमें, तो इसीलिए मैंने दिया है। एक तो आपके कंपोजिट सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, और आज जो मैंने अपलोड किया है वो थोड़ा लंबा लेक्चर है, लेकिन उसके अंदर आपके सिलेबस में जितने भी सॉलिड बॉडीज आती हैं उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंप्लीट डेरिवेशन मैंने किया हुआ है। तो पूरा लेक्चर एक साथ बैठ के देखने की भी आपको जरूरत नहीं है। जैसे उसके अंदर मैंने रॉड का किया है, रिंग का है, सिलेंडर है, डिस्क है, स्फीयर है और कोन है। तो आप यू टेक वन आइटम एवरी डे कि भाई आज स्फीयर का डेरिवेशन देख लेते हैं, तो उस लेक्चर के अंदर जहां पे स्फीयर का डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे जाकर के स्फीयर का डेरिवेशन देख लो, एक बार अपने हाथ से लिख के देख लो। तो पीस मील बेसिस पे प्रिपरेशन कर लो, बट कीप योर प्रिपरेशन रेगुलर एंड डू योर प्रिपरेशन एवरी डे। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के दिन तक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पेंडिंग छोड़ रहे हो और एग्जाम से 2 दिन पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उठाओगे। आप कवर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है ही नहीं। इसके अंदर खूब सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। सो until and unless you keep up regular practice in engineering mechanics, you won't be able to pass this subject। मैं सीधे बता रहा हूँ, पास ही नहीं हो गए आप इस सब्जेक्ट में, सबकी बैक लग जाएगी अगर जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, सिर्फ उसी के लिए पास होने का स्कोप है इस सब्जेक्ट में। सो डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। इसमें बैक लगती है स्टूडेंट्स की जो इसको सीरियसली नहीं लेते। एंड हैविंग सेड दैट, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक, दैट इज लिफ्टिंग मशीन्स। दिस इज आवर टॉपिक टुडे, लिफ्टिंग मशीन्स। अब सबसे पहले तो लिफ्टिंग मशीन्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टैंडर्ड टर्म्स इज लोड। Then another term is effort। Load is generally represented by capital W, and effort is the force applied by the human being, and therefore it is written as P. Anyway, I will tell you the concept of the lifting machine with the help of one of the simplest lifting machines possible, and that is a simple pulley। सर हाँ, अभी आपने क्या पढ़ा है 3-4 मिनट में रिपीट कर दोगे? लेट थोड़ा। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटे? सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ लेट हो गया, अभी थोड़ा आना है, तो 3-4 मिनट पहले का रिपीट कर दोगे क्या? नहीं नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना ना, मैं आपको सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ना, तो रिपीट करने की क्या जरूरत पड़ रही है अपने को, हाँ सर। है ना? आप तो रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो अपनी इच्छा से अपने मोबाइल पे। सो आई डोंट हैव टू रिपीट एनीथिंग। आप आराम से देख लेना बाद में क्या पढ़ाया था मैंने, ठीक है? ठीक है सर। ओके।
this is a simple pulley which is suspended from a ceiling, and I have suspended a weight of, let us say, W here. And from the other side, I am trying to pull it down by applying a force of P. Now, what should be the value of P if the pulley is not moving at all? Give me the simple answer to this question. This is a very simple question, and I think everybody should be able to answer it. There is no friction in the pulley. The weight suspended from the pulley is W, and I want to apply a force P in such a way so that the weight is neither going up nor going down. तो ये P कितना होना चाहिए एक frictionless pulley? कितना होगा? It will be exactly equal to W. So this is a lifting. ये एक lifting machine है. क्या बोल रहे हो? Okay. This is a lifting machine because this is used to lift loads. Loads को ऊपर को lift करने के लिए काम में ली जाती है. कहां पर मिलेगी आपको पुलिस? अपने गांवों में और विलेज एरियाज में जहां पर कुएं होते हैं, where we have wells. तो कुओं से बाल्टी में पानी भरने के लिए जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि एक पुली अरेंजमेंट ऊपर लगा देते हैं और एक बकेट में, ये वेट की जगह पे एक बकेट लगा देते हैं, और ये कुआं है. इस कुएं के अंदर से आप लोग इस रस्सी को कंटिन्यूअसली जब खींचते रहते हैं तो पानी से भरा हुआ बाल्टी पुली के जरिए ऊपर आता है. So this is the concept. The basic, the most simplest of all lifting machines is a simple pulley. और अगर पुली में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपको कितना लो एफर्ट लगाना पड़ता है? P उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है जितना की लोड आपको लिफ्ट करना है. ठीक है? So this is a simple lifting machine. Now let us have a look at another lifting machine which is called as a lever. अब लीवर थोड़ा सा एडवांस्ड मशीन है. कैसे एडवांस्ड मशीन है? क्योंकि ये आपके एफर्ट को कम कर देता है. Let us see how it reduces your effort. Now, whenever somebody tells you about a lever, all that you have to think about is a simple rod. एक सिंपल सी रॉड है जिसको कि सेंटर पे नहीं, किसी एक दूसरे थोड़ा सा स्क्यूड एरिया पे आपने इसको सपोर्ट दे दिया. ठीक है? नाउ द लॉन्ग आर्म इज द एफर्ट आर्म. इस पे आप एफर्ट लगाते हो. द शॉर्ट आर्म इज द लोड आर्म. तो यहां पर आपका एक भारी पत्थर या कोई लोड रखा हुआ है. लेट अस से द वेट ऑफ द लोड इज W. This is the center of gravity of the load. So W will be acting downwards at this point. W Newton. ठीक है? And at the extreme other end of the lever, you are applying a downward force of P. So P effort is being applied by the human being to keep this W load lifted. And this is the fulcrum. This is the point about which the lever is rotating. So you can look at the figure and make out that this will be a rotary motion. A slightly curved motion will be there here. ये लीवर यहां पर फिक्स्ड है. यहां पर एक हिंज लगा हुआ है which is called as a fulcrum. When you push the lever downwards, this load will be lifted upwards. So now let us consider a particular situation in which the weight is neither moving upwards nor moving downwards. बस इसको आपने हवा में बैलेंस करके रखा हुआ है. अब इसको बैलेंस करके रखने के लिए भी आपने कुछ फोर्स तो लगाई रखी होगी. So let us say, since this is the longer arm, let me say this is 2 meters. ऐसे randomly ले लिया मैंने. 2 मीटर लंबा लीवर है राइट साइड में. And on the left hand side, which is the load part, the length of the lever is only 1 meters. तो छोटा वाला पार्ट लिया है आपने. ठीक है? Now we already know by the balance of moments that in order to maintain equilibrium, the moment of forces about the fulcrum has to be balanced out.
तो इस पॉइंट के अबाउट W का मोमेंट कितना है? W इंटू 1। इसी पॉइंट के अबाउट एफर्ट का मोमेंट कितना है? P इंटू 2। नाउ द एफर्ट इज applying a clockwise moment on the fulcrum and the load is applying an anti-clockwise moment at the fulcrum, and both these moments, anti-clockwise and clockwise moments, when they become equal to each other, then the lever will be exactly balanced in the middle. तो ये लीवर ना तो ऊपर को चढ़ रहा होगा ना नीचे को चढ़ रहा होगा in this condition when the moments are balanced. Now looking at this equation, I can simply say that the effort that I have to apply is only half of load. ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? Is this clear? Anybody? सर एक बार वापस बताओ। ये देखो, ये सिंपल लीवर है, मैंने इसको यहां पर हिंज कर दिया, यहां पे मैंने फोर्स लगाया P, और यहां पर मैंने लोड रखा हुआ है W. So P is the effort made by me. मैं लगा रहा हूं यहां पे फोर्स, और ये W क्या है? ये एक खाली डेड वेट है। ये छोटा वाला साइड है तो इसकी मैंने डिस्टेंस ले ली 1, और ये लंबा साइड है तो एक डिस्टेंस ले ली मैंने 2 मीटर्स. So what is the moment of force P about this fulcrum point? This is P into 2. ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. और ये किस तरह का मोमेंट इस पे लगाएगा? इसके ऊपर इस तरह का क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा. अब उसी तरीके से W का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट कितना है? W इंटू 1. और ये कैसा मोमेंट लगाएगा इसके ऊपर? ये इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा. ठीक है. अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस W और P को एक साथ लगाने पे ये लीवर ना तो नीचे को चल रहा है ना ऊपर को जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ये लीवर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है. तो ऐसा तभी होगा जब ये मोमेंट और ये मोमेंट जो एक दूसरे को ओपोज कर रहे हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगी. तो इसका मतलब है कि W इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू P इंटू 2. तो इससे मेरे को ये पता लगा कि P इज इक्वल टू W बाई 2. अब समझ में आ गया आपको? यस सर, आ गया. तो अब ये देखो इस मशीन की, अभी तो अपन ने एक सिंपल मैथमेटिक्स लगाई, बट लुक एट द रैमिफिकेशंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. अगर इस लीवर का यूज मैं करूं 100 किलो उठाने के लिए, 100 न्यूटन का वेट उठाना चाहता हूं मैं, तो मेरे को कितना फोर्स अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा? सिर्फ 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा. समझ में आई आपको बात? तो अब यहां पर देखो, पुल्ली के केस में मेरे को उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा था जितना की लोड है. तो अगर 100 किलो की बाल्टी उठानी है तो मेरे को 100 किलो का फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन लीवर का केस में क्या कर रहा हूं मैं? अगर मैं 2 मीटर का लीवर का एफर्ट आर्म बनाता हूं और 1 मीटर का लोड आर्म बनाता हूं, तो फिर मेरे को देखो क्या यहां पर कितना तगड़ा फायदा हो रहा है. मेरे को 100 न्यूटन का वेट उठाने के लिए सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है. डोंट यू थिंक दैट दिस इज वंडरफुल? आपने कभी सोचा नहीं होगा शायद इस तरीके से कि ऐसा हो सकता है क्या, एंड दिस इज रियल, ये ऐसा होता है. और इसी के कारण लीवर्स का यूज किया जाता है मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि लीवर जो है ये आपके एफर्ट को कम कर देता है. अच्छा, अब इस लॉजिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करें. आप बोलोगे कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं. अब इस लीवर को और भी मैंने एफर्ट आर्म को और भी लंबा कर लिया. अब P जो है मैं एक ऐसे लीवर पे लगा रहा हूं जो कि 4 मीटर, और इसका लोड आर्म जो है ये सिर्फ 1 मीटर है. अब ये सेम फॉर्मूला अगर जब लगाऊंगा तो अब की बार P जो है ये W/4 हो गया, W/2 की जगह. ये मोमेंट्स का प्रिंसिपल आप लगा के देखो, यू विल गेट P इज इक्वल टू W/4. नाउ इट इज इवन बेटर.
अब मेरे को अगर 100 किलो का लोड कोई दे दे और बोले कि भाई मैं यहाँ पे 100 किलो रख रहा हूं, तो इसको उल्टी तरफ से दबा करके उठा इसको, तो 100 केजी का वेट रख रहा हूं, तो मेरा एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है मेरे को? मात्र 25 केजी। तो सिर्फ 25 किलो का एफर्ट लगा करके मैं 100 किलो वेट उठा रहा हूं। दिस इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन। तो लिफ्टिंग मशीन्स का इजाद या इसकी डिस्कवरी या इसका डेवलपमेंट क्यों किया गया था? बिकॉज इट गिव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एडवांटेज टू द यूजर। और मशीन्स की डेफिनेशन क्या चीज होती है? मशीन्स आर इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स विच आर मेड टू मेक योर लाइफ इजी, टू मेक द एफर्ट एक्सपेंडेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स लेसर एंड लेसर इन अमाउंट। तो ये कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग मशीन्स का। तो अपन अब कुछ लिफ्टिंग मशीन्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझेंगे, कुछ टर्म्स को समझ करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आपके सिलेबस में अगर आप जाकर के देखें तो आपके कुछ लिफ्टिंग मशीन्स की लिस्ट दे रखी है, उन सारे लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या सीख लिया? लिफ्टिंग मशीन्स आर जनरली दोज मशीन्स which help in reducing your effort in lifting any amount of load। ठीक है, तो आप एक अच्छी मशीन उसी को कहोगे जिसके लिए कि लोड से कम एफर्ट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो पुल्ली एक ऐसा लिफ्टिंग मशीन है जिसके अंदर एफर्ट कम नहीं हो पाता, उतना ही एफर्ट लगेगा जितना कि आपका लोड है। लीवर एक ऐसा लिफ्टिंग मशीन है जिसमें अगर आप एफर्ट आर्म को लंबा बना दें कंपेयर टू द लोड आर्म, तो आपका जो एफर्ट है वो शर्तिया रूप से लोड से कम होगा। ये पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, क्या मैं एक ऐसा लीवर बना सकता हूं जिसमें एफर्ट और लोड दोनों बराबर हो? कैन आई क्रिएट अ लीवर इन विच द एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल टू लोड? कोई भी जरा जवाब दें। यस सर। कैसे बनेगा ये? सर लेंथ 1:1 रख देंगे। लीवर की जो आर्म है एफर्ट वाली और लोड वाली दोनों को सेम कर दो, यानी कि फलक्रम को लीवर के बीच में लाके रख दो। अब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये अगर सेम हो गई तो ये लीवर ऐसा बनेगा कि आपको अगर 100 किलो का वेट उठाना है तो 100 ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार डिस्टेंस दोनों की सेम हो गई। तो आपको अगर एफर्ट कम करना है तो आप ये समझ लो कि आपको लीवर कैसा बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ लीवर लाइक दिस, जिसमें कि एफर्ट वाला आर्म जो है वो लोड वाले आर्म से लंबा होना चाहिए, तो ही आपका एफर्ट कम होगा। ठीक है, सो नाउ वी कम टू अनदर definition, and that is called as mechanical advantage। अब जैसा ये टर्म पढ़ करके ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमें एडवांटेज मिलना चाहिए कुछ, तो वो इसको डिफाइन किया जाता है, हाउ मच लोड यू आर लिफ्टिंग एंड हाउ मच एफर्ट वॉज पुट इन बाय यू। इन दोनों का रेशियो ले लें तो आप उस रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज कहोगे। अब इसको रट लेना है आपको। ठीक है, नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज एज सून एज समबडी आस्क्स यू मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, तो आप बोलना W/P सीधे। ठीक है, अब देखो लिफ्टिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट ही यह है कि आप ज्यादा लोड उठा रहे हो कम एफर्ट लगा करके। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज जनरली ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज को इक्वल टू 1 कर दूं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। पुल्ली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1 है, क्योंकि जितना W है उतना ही एफर्ट भी है। ठीक है, अपन ने एक लीवर बनाया था, इस लीवर में ये साइड 2 रखी थी, ये साइड 1 रखी थी। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये पता लगा था कि एफर्ट जो है ये लोड का आधा ही है,
तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, then you will say mechanical advantage of this lever is W by 2, sorry, W by P, which comes out equal to 2. So 2 is the mechanical advantage. And as you can see, good lifting machines will always have a mechanical advantage greater than 1. तो जिन लिफ्टिंग मशीन्स का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, वो सारी लिफ्टिंग मशीन्स आपको जितना लोड है उससे कम एफर्ट में उस लोड को लिफ्ट कर लेंगी वो लोग, इस तरह की मशीन्स होगी वो। तो अभी आपने लीवर के जरिए एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन सीखी जिसमें कि एक्चुअली कुछ मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी रेशियो। Velocity ratio is defined as the distance moved by the effort divided by distance moved by load. अब ये क्या चीज है? अब अपन वापस से इसकी तरफ आते हैं, एक लीवर की तरफ, ठीक है। अब की बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं फलक्रम को। दिस इज द फलक्रम एंड दिस इज द लीवर। अब देखो, आपने यहां से इस लीवर को प्रेस किया तो ये लीवर जो है एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा, एक रोटेशनल पाथ फॉलो करेगा। एंड नाउ द न्यू पोजीशन ऑफ द लीवर इज हियर। अब ये चूंकि एक स्ट्रेट रॉड है पूरी की पूरी, तो ये अगर नीचे आया है तो ये वाला जो लोड वाला आर्म है इसकी पोजीशन यहां होगी, ठीक है। ये लीवर है ना, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप। सो नाउ आपका एफर्ट जो है P, ये कितने डिस्टेंस से नीचे आया, इसको तो अपन नाम दे देते हैं स्मॉल y। और जब मेरा एफर्ट आर्म इतना डिस्टेंस नीचे गया तो चूंकि ये जो लोड आर्म है ये छोटा सा है, तो ये सिर्फ इतना सा ही ऊपर जाएगा, इसको नाम दे देते हैं अपन x। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे को एफर्ट में फायदा तो मिला है, लेकिन इस एफर्ट को मेरे को ज्यादा दूर चलाना पड़ा और लोड कितना उठा, कम उठा। हालांकि आपको अगर मैं इसका लीवर का रेशियो 2:1 रखूं तो मैं जितना लोड है उसके आधे एफर्ट से इसको उठा तो रहा हूं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरे को लोड को y डिस्टेंस तक मूव करना पड़ रहा है जो कि ज्यादा है, और उसके एवज में लोड कितने डिस्टेंस तक उठा, इतना सा ही उठा बस। तो एक तरह से आपने ये देखा कि भाई ऐसी कौन सी मशीन है जो कि बिना तेल पिए या बिना कहीं से एक्सटर्नल कोई एनर्जी प्राप्त किए आपके एफर्ट को कम कर रही है। ये जादू कैसे हो रहा है? अब आपको समझ में आ गया कि इसने अपना खामियाजा कहां से उठाया है। आप एफर्ट को तो कम कर रहे हो, लेकिन जितना आप एफर्ट कम करते जाओगे एफर्ट को उतना ज्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। तो आपको 100 किलो का वेट अगर उठाना है तो एफर्ट तो 50 हो गया, लेकिन 50 को डबल डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना पड़ेगा। अब अगर आपने आर्म को और लंबा कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो आपका 100 किलो जो है वो 25 किलो के एफर्ट से उठ तो जाएगा, लेकिन आपको 4 गुना डिस्टेंस भी उसकी ट्रेवल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब की बार ये देखो, आपने इतना अजीब सा लीवर बना दिया, बोला कि मैं खूब सारा मैकेनिकल एडवांटेज बनाऊंगा, मैं इसको इतना लंबा कर दूंगा एफर्ट आर्म को कि मेरे को पता ही नहीं लगे कि मैं कितना लोड उठा रहा हूं। तो बोले कि अब तू 100 मत रख, यहाँ पे 1000 लोड रख, मैं आराम से उठा के दिखाता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जब ये लोड उठेगा तो ये देखो, लोड तो इतना डिस्टेंस उठा, लेकिन आपका एफर्ट कितना चला, इतना ज्यादा चला। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब इस चीज को भी डिफाइन किया जाता है कि भाई आप लोड को कम एफर्ट चल रहा है और लोड कितना चल रहा है, इन चीजों को भी डिफाइन करो। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट एक्सपेंडेड,
then velocity ratio is defined as the distance. अब इससे आप कंफ्यूज मत होना कि इसको velocity ratio क्यों कह रहे हैं, distance ratio क्यों नहीं कह रहे। सीधी सी बात है, जब आप ये बोल रहे हो कि distance moved by effort upon distance moved by load, लेकिन आप इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि velocity क्या चीज है। This is basically rate of change of distance with respect to time, isn't it? तो अगर आप 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में लोड उठा रहे हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड दोनों सेम टाइम पे ही तो कवर हो रही है। तो इस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और इवेंचुअली वेलोसिटी रेशियो विल कम आउट एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओनली। तो इसीलिए हालांकि नाम वेलोसिटी रेशियो है लेकिन रेशियो को अपन डिफाइन डिस्टेंस से करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो टाइम है वो ऊपर और नीचे सेम होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है ना भाई, जब लोड आपका एफर्ट जब वाई डिस्टेंस ट्रैवल अगर 2 सेकंड में कर रहा है तो 2 ही सेकंड में तो ये ऊपर भी तो आ गया एक्स डिस्टेंस पे, तो टाइम इज ऑलवेज द सेम, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आप लोगों को? आप कंफ्यूज हुए हो या क्लैरिटी मिली है आपको? प्लीज समबडी टेल मी। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं अपने, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए अपन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं कि आपने अपनी लिफ्टिंग मशीन को कितना इनपुट दिया, ठीक है, और आपने अपनी लिफ्टिंग मशीन से कितना आउटपुट उठाया। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इनपुट एंड आउटपुट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन और एनर्जी, वर्क और एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि एफर्ट जो है उसको अपन P से डिनोट करते हैं और वो एक फोर्स है, और एफर्ट कितना चला है उसको अपन Y से डिनोट करते हैं। लोड जो है उसको अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी फोर्स है, और इसकी कितनी चाल हुई है यानी कि ये कितना लिफ्ट हुआ है उसको अपन X से डिनोट करते हैं। तो अब देखो आपका पर्पस क्या था किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने के पीछे? लोड को लिफ्ट करना, बिकॉज वी आर स्टडिंग लिफ्टिंग मशीन्स। हालांकि दुनिया में कई तरह की मशीन्स होती हैं जो कि प्रेसिंग भी करती हैं, अपने जो ऑटोमोबाइल्स है दे आर ऑल्सो मशीन्स। मशीन्स आर बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन यूनिट्स, ठीक है, लेकिन अगर आपने कहीं पे लिफ्टिंग मशीन सुना तो बेसिकली उसका पर्पस किसी लोड को लिफ्ट करना ही होता है। ठीक है, तो अगर मेरी मशीन सिर्फ लोड को उठाने के लिए बनी है तो मेरा आउटपुट क्या होगा? इट विल बी सिंपली W इंटू एक्स, कि मैंने लोड W को x डिस्टेंस तक उठा लिया, ये आपका आउटपुट हुआ। और दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस इज वर्क डन। तो आपने अपने लोड पे कितना वर्क डन किया उसको तो आउटपुट बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी? दिस विल बी जूल्स और न्यूटन मीटर। यू ऑलरेडी नो दैट 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये एनर्जी कह लो या वर्क कह लो जो कि मशीन से आपको प्राप्त हुआ, कि आपने एक एक्सटर्नल लोड को x डिस्टेंस तक उठा लिया। लेकिन ऐसा करने के लिए आपने मशीन में कुछ एनर्जी डाली भी तो सही। एंड व्हाट वाज दैट एनर्जी? यू अप्लाइड अ फोर्स ऑफ P and you had to apply this force of P for a distance of Y. So the energy input by you into the machine was P into Y. तो आपकी इनपुट और आउटपुट को लेकर के अब नई टर्म डिफाइन की जा सकती है कि आपके मशीन की एफिशिएंसी कितनी है। और एफिशिएंसी आप लोग आप अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ते आए हो, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट आपका W इंटू एक्स है, इनपुट आपका P इंटू वाई है, इसका रेशियो लिया और रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया? W बाई P अपॉन वाई अपॉन एक्स, ये आप कर सकते हैं। आप देखो W अपॉन P क्या चीज है? मैकेनिकल एडवांटेज है, और Y अपॉन एक्स क्या है? वेलोसिटी रेशियो है। So now you have a new definition of efficiency of a machine
फॉर लिफ्टिंग मशीन्स। तो अगर आपसे कभी भी ब्लाइंडली कोई ये पूछे कि भैया लिफ्टिंग मशीन्स की एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ, तो एफिशिएंसी का सिंबल ये होता है ईटा। दिस इज सिंपली supposed to be remembered by you as mechanical upon velocity ratio। ये सिंपल सा एक डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन भी ना कहो इसको, तो बस सिंपल रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट अपॉन इनपुट को इस तरीके से रीअरेंज करोगे तो ये कुल मिलाकर के मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो बन करके आ जाती है आपके सामने। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या चीजें सीख ली, लेट अस रिवाइज। लोड इज W, एफर्ट इज P फॉर लिफ्टिंग मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या चीज है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये रटना है आपको। दिस इज W बाय P। आगे चलें, लिफ्टिंग मशीन की W लोड X डिस्टेंस से उठी, इसको उठाने के लिए एफर्ट आर्म को Y डिस्टेंस तक चलाना पड़ा, तो आउटपुट क्या हुआ? I need your consent on a few items to continue. W इंटू एक्स। इनपुट क्या हुआ? P इंटू वाई। अब आउटपुट अपॉन इनपुट को एफिशिएंसी के टर्म्स में लें तो दिस इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। रीअरेंज किया इन दोनों चीजों को इस पे रख करके, आउटपुट इज WX अपॉन P अपॉन वाई, P वाई, तो आपका ये कुल मिलाकर के निकल के आ गया मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो इतनी चीजें अपन ने अभी सीख ली लिफ्टिंग मशीन्स को लेकर के। नाउ लेट अस मूव अहेड। आइडियल मशीन किसको कहते हैं? आपको पता है कि किसी भी मशीन के अंदर हमेशा थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगा। देयर इज नो मशीन विच इज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन ऑल द टाइम। सो एन आइडियल मशीन is considered as that machine whose efficiency is 100%। तो अगर आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 100% है तो इसका मतलब आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट, यही होता है इसका मतलब, राइट? एफिशिएंसी इक्वल टू 1 या 100% मींस आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू 1। तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट हो गया। तो अगर WX आउटपुट है और PY इनपुट है, तो इसको रीअरेंज कर करके मेरे को क्या पता लगा कि इन द केस ऑफ एन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो आइडियल मशीन के बारे में अपन ने ये चीज समझ ली। अब देखो, आइडियल एफर्ट एंड आइडियल लोड, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इसको मैं इंग्लिश में तो मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख रखी है, ये आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूंगा ताकि कहीं पर भी क्लैरिटी का लॉस नहीं हो। आइडियल एफर्ट का क्या मतलब है? ठीक है, अब देखो, एक लोड मेरे को उठानी थी, मैं एक 100% एफिशिएंसी की मशीन लेके आया। ठीक है, आइडियल मशीन लेके आया। तो अगर मैं आइडियल मशीन से उस लोड को उठाता हूं तो मेरे को एक एफर्ट लगा, उस एफर्ट को मैं P आइडियल कह रहा हूं, PI। ठीक है, सो दिस इज आइडियल एफर्ट। अब मैं एक नॉन आइडियल मशीन लेके आया, यानी कि जिस मशीन में कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हैं, और उस मशीन से उसी सेम लोड W को उठाया। तो अब की बार मेरे को एफर्ट कम लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा? आप इस बात का जवाब दे दो मेरे को। ठीक है, मैं वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। एक लोड उठाना था W, दो मशीन लेके आया, एक आइडियल मशीन थी यानी कि जिसमें कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, और एक नॉर्मल मशीन थी जिसमें कि फ्रिक्शनल लॉस है। तो पहले मैंने इस लोड को आइडियल मशीन से उठाया, तो मैं उसमें मेरे को जितना एफर्ट लगा उठाने में उसको मैं P आइडियल कह रहा हूं। फिर इसी लोड को मैंने एक नॉर्मल मशीन से उठाई,
और इसमें जो मेरे को एफर्ट लगा उसको मैं P कह रहा हूं। तो अब आपको यह बताना है कि PI और P में से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, यानी कि कौन से मशीन में मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, आप बताओ। P। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P जो है ये PI से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन वाली मशीन में मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आइडियल मशीन में मेरे को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो P जो है वो हमेशा PI से ज्यादा होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं आइडियल लोड को डिफाइन करता हूं, ठीक है। मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास तो 100 न्यूटन की शक्ति लगाने की मसल पावर है, उससे ज्यादा मैं लगा नहीं सकता, और मैं 100 न्यूटन पूरा लगाने को तैयार हूं। तो अब की बार मैंने P जो एफर्ट है इसको फिक्स कर दिया, बोला कि भाई मैं एग्जैक्टली P अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने को तैयार खड़ा हूं, अब आप मशीन लेके आ जाओ और लोड लेके आ जाओ, ठीक है। तो अब आपको वापस से वही दो पुरानी मशीनें दी, एक तो आइडियल मशीन ला करके खड़ी कर दी और एक नॉन आइडियल मशीन यानी कि फ्रिक्शन वाली मशीन ला करके खड़ी कर दी, और बोला कि चलो साहब आइडियल मशीन पे आप P एफर्ट लगाओ और हम धीरे धीरे लोड बढ़ाते रहेंगे इस एंड पे। तो आइडियल मशीन को आपने पकड़ लिया एफर्ट वाले एंड पे, और आपने बोला कि ठीक है भाई अब धीरे धीरे लोड बढ़ाना स्टार्ट करो। तो आपने ये पाया कि P एफर्ट लगा करके आइडियल मशीन के द्वारा आपने मैक्सिमम लोड कितना उठाया, WI उठा लिया। भाई एक लिमिट है ना, एक 100 न्यूटन की फोर्स आप अगर लगा सकते हो तो उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड ही तो उठेगा। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि भाई एक मशीन दे दो उससे मैं कितना भी लोड उठा लूंगा, तो उसके लिए P भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब की बार आपने P को फिक्स कर दिया है, बोला कि भाई मैं P एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स लेके आया हूं और वही लगाऊंगा मैं। तो आपने लगा के पकड़ लिया एक एंड पे मशीन के, और आइडियल मशीन के दूसरे छोर पे आपके जो सहायक थे वो लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बोले कि बता देना कब बस करना है। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया, आपको लगा कि नहीं अब इससे ज्यादा आप झेल नहीं सकते, P की लिमिट आ गई। तो आपने अब ये चेक किया कि कितना लोड उठा आपसे, तो वो हो गया। हाँ सर ये तो पीआई होगा ना? नहीं, PI नहीं हुआ ना आपका, तो आपने ये बोल दिया कि मेरे पास ताकत ही इतनी है 100 न्यूटन। अब अगर 100 न्यूटन से आप मेरे को 2 न्यूटन का लोड उठवाओगे तो मैं उठा लूंगा, 100 न्यूटन से 80 न्यूटन का लोड उठवाओगे तो भी उठा लूंगा, 100 न्यूटन से 150 न्यूटन का लोड उठवाओगे तो शायद वो भी उठ जाए। वो डिपेंड करेगा कि आपके मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज कितनी है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज के परे आपसे अगर कोई बोले कि 500 किलो का लोड उठा लो वही आपके 100 न्यूटन के एफर्ट के साथ, तब तो नहीं उठेगा। तो ये PI नहीं हुआ। PI और P में फर्क क्या है, पिछले केस में लोड फिक्स था, बोला कि भाई 100 किलो उठाना है तो उसको कितने एफर्ट से उठा सकते हो, तो उसमें P चेंज हो रहा था। और अब की बार मैं P को फिक्स कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं कि मैं तो सिर्फ 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा, उससे मेरे से कितनी लोड उठ पाएगी ये चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये PI नहीं हुआ। आपने ये कहा कि मैं तो P एफर्ट लगा रहा हूं और आइडियल मशीन के थ्रू लगा रहा हूं, तो आइडियल मशीन के थ्रू P एफर्ट लगाने पे कितनी लोड आपसे उठ पाएगी उसको मैं आइडियल लोड कह रहा हूं। और अब आपने एक नॉन आइडियल मशीन यानी कि फ्रिक्शन वाली मशीन उठाई और बोला कि मैं उस पे भी यही P एफर्ट लगाऊंगा और ये देखता हूं कि मेरे से कितनी लोड उठ पाती है, तो ये इसको मैं W कहूंगा। तो दो मशीन पे मैंने P एफर्ट लगाया, पहले मशीन आइडियल थी उस पे P एफर्ट लगा तो मेरे से WI लोड उठ पाया, दूसरी मशीन फ्रिक्शन वाली थी उस पे भी मैंने P ही एफर्ट लगाया तो मेरे से कैपिटल W लोड उठ पाया। अब आप मुझे बताओ कि WI और W में से बड़ा कौन सा है? WI WI बड़ा होगा, क्योंकि आइडियल मशीन में फ्रिक्शन ही नहीं है तो P एफर्ट लगा करके मैं ज्यादा लोड उठा पाऊंगा, और नॉन आइडियल मशीन में खूब सारी फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ही मेरी थोड़ी सी P को खत्म कर देगा। भाई मैं 100 न्यूटन फोर्स लेके आया हूं तो फ्रिक्शन ही उसमें से 20-25 न्यूटन तो फ्रिक्शन ही खा जाएगा, अब बाकी लोड उठाने की क्षमता तो सिर्फ 80 न्यूटन की रही।
तो इसलिए फ्रिक्शन वाली जो मशीन है या नॉन आइडियल मशीन है वो मेरे को कम लोड उठाने देगा, और आइडियल मशीन जो है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, यानी कि जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, वो मशीन मेरे को ज्यादा लोड उठाने को अलाउ करेगी। तो इसलिए अब मैं ये कह सकता हूं कि आइडियल लोड जो है किसी गिवन एफर्ट के लिए वो हमेशा नॉर्मल लोड से ज्यादा मिलेगी मेरे को। ये कॉन्सेप्ट है आपका आइडियल एफर्ट और आइडियल लोड का। तो आई विल समराइज वंस अगेन व्हाट वाज सेड ओवर हियर। आइडियल एफर्ट is the effort that I will have to apply on an ideal machine to lift a certain amount of load, and it will be lesser compared to the load which I have to expend on a machine which is not ideal. ये तो मैंने इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन बता दी, और हिंदी की डेफिनेशन मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाई दी है कि आइडियल एफर्ट और सिंपल एफर्ट में क्या फर्क है। मशीन दो लेके आओ, एक आइडियल मशीन और एक नॉर्मल मशीन, एक ही लोड लेके आओ और उसी लोड को आप पहले आइडियल मशीन से उठाओ और फिर उसी लोड को आप बाद में नॉर्मल मशीन से उठाओ। दोनों में एफर्ट का फर्क दिखेगा आपको। कम एफर्ट किस में लगेगी, मतलब आपकी मेहनत किस में कम लगेगी, आइडियल मशीन में लगेगी। तो इसीलिए पीआई इज लेस देन द एक्चुअल एफर्ट। अब इसका उल्टा है, आइडियल लोड क्या चीज है। आइडियल लोड के केस में कहानी को पलट दिया है मैंने, वापस से वही दो मशीन लेके आओ, एक आइडियल मशीन एक नॉर्मल मशीन। अब इन दोनों मशीन्स पे मैं एफर्ट तो एक ही लगाऊंगा, यानी कि मैं 100 न्यूटन का एफर्ट दोनों मशीन पे अलग अलग करके लगाऊंगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सी मशीन ज्यादा लोड उठा पाती है। तो आइडियल मशीन WI उठाएगी, नॉर्मल मशीन W उठाएगी। तो चूंकि आइडियल मशीन में फ्रिक्शन नहीं है तो P एफर्ट के लगने पे ये ज्यादा लोड उठाएगी, और नॉर्मल मशीन P एफर्ट के लगने पे कम लोड उठाएगी। तो इस केस में W इज लेस देन WI। ठीक है। अब इन दोनों केसेस में अगर मैं आइडियल एफर्ट लगाता हूं, यहां पर देखो आप, देखो मशीन तो आपकी आइडियल है, तो आइडियल मशीन होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो तो इक्वल हो गए। ठीक है। तो अब मैं W/PI मेरा मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। तो इससे मैंने क्या पता किया कि W इज इक्वल टू PI इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये एक नई इक्वेशन मिल गई मुझे। अब उसी तरीके से अगर मैं आइडियल लोड की बात करूं और आइडियल मशीन लेकर के आऊं तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो तो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि मैं आइडियल मशीन लेके आया हूं, उस मशीन में MA और VR सेम होंगे। अब MA का फॉर्मूला क्या होता है? P होता है। और अब मैं अगर आइडियल लोड की बात कर रहा हूं तो मैं W पे I का सिंबल लगा दूंगा, और इसको रीअरेंज किया तो ये मेरे को मिला WI इज इक्वल टू P इंटू VR। अब देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन में दी हुई जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को याद रखने का अच्छा तरीका ये नहीं है जो यहां पर मैंने प्रिंट करा हुआ है, ये है जो मैंने यहां पर बॉक्स में लिखा हुआ है। आप देख रहे हो W इज इक्वल टू P इंटू VR, W इज इक्वल टू P इंटू VR। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को आइडियल एफर्ट के टर्म्स में लेना चाहता हूं तो P पे I लगा दूंगा, W पे I नहीं लगाऊंगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को आइडियल लोड के टर्म्स में लेना चाहता हूं तो P में से I को हटा के W पे लगा दूंगा। आप इधर लिखे हुए टर्म्स को याद रखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे और हमेशा याद रखने में दिक्कत आएगी। और इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक एडिशनल चीज और देता हूं। आपने PVR का नाम और कहां पे सुना हुआ है ये बताओ? नॉर्मल लाइफ में हैव यू सीन दिस सिंबल? सर सिनेमा घर। यस, इट इज अ सिनेमा हॉल लाइन। ये दिल्ली रीजन्स में, एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया PVR सिनेमाज करके एक बहुत बड़ा मूवी हॉल का फ्रेंचाइज है। तो PVR सिनेमा हॉल के नाम से याद रख लो। अब आपको याद रखने में मुश्किल क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको सिर्फ आइडियल लोड और आइडियल एफर्ट के रिलेशन में सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? W इक्वल टू P
इंटू वी आर, W इक्वल टू PVR, बस इसको रट लो बस आप। अब इसमें अगर आपको कोई पूछे कि आइडियल लोड का फॉर्मूला बताओ, ये लो साहब आइडियल लोड का फॉर्मूला बन गया, WI इज इक्वल टू P इंटू VR। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला बनाओ, तो बोलो कि ठीक है, वापस से W इज इक्वल टू PVR लिखा, और अब की बार क्या चाहिए, आइडियल एफर्ट चाहिए, तो ये I यहां लगा दो, बस बन गया आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला। तो आइडियल एफर्ट क्या हो गया, PI बिकम्स W अपॉन VR, एंड आइडियल लोड बिकम्स P इंटू VR। तो अब बस आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से, यानी कि आइडियल लोड एंड आइडियल एफर्ट वाले सेगमेंट में, ये सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने। ये सारी चीजें भी अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगी हो कि पहले तो आप कभी लोड को फिक्स करते हो, फिर उसके बाद एफर्ट को फिक्स करते हो, फिर ये आइडियल है, फिर वो आइडियल है, अभी अगर आपको समझ में भी आ गया तो 2 दिन बाद मैं पूछूंगा तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोग 90% लोग कंफ्यूज्ड ही मिलोगे। तो इन सारी कंफ्यूजन्स को एक ही झटके में दूर करने का एक रामबाण है, W इक्वल टू PVR, बस इसको रट लो। PVR याद रखना आसान है, PVR सिनेमा, ठीक है, और ये P इंटू VR है, P इज एफर्ट एंड VR इज वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब आपको कहीं भी कोई पूछे कि आइडियल लोड बताओ, तो बोलना कि ये रहा आइडियल लोड, WI इज इक्वल टू PVR, ये तो फॉर्मूला ऐसे ही बन गया। अब अगर आपको कोई बोले कि आइडियल एफर्ट बताओ, तो P पे I लगा दो, यहां पर ये देखो P पे I लगा दो, रीअरेंज करो और बोलो कि PI इज इक्वल टू W बाई VR। तो W इज इक्वल टू PVR से आपके सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे आइडियल लोड और आइडियल एफर्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या ये वाला पार्ट आपका? और खास करके W इज इक्वल टू PVR को यूज करके तो कोई भी स्टूडेंट आराम से इस चीज को क्रैक कर सकता है। आपको ये वाला पार्ट समझने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इस पूरे पार्ट को मैंने वैसे तो समझा दिया है, बट नाउ यू कंसिडर दिस होल पार्ट एज सिंपली एक्सप्लेन्ड एज W इक्वल टू PVR। बस वापस से बता रहा हूं, आइडियल लोड चाहिए तो I यहां लगा दो, आइडियल लोड का फॉर्मूला हो गया P इंटू VR। वापस से लिखो W इज इक्वल टू PVR। अगर आपको आइडियल एफर्ट चाहिए तो I को यहां लगा दो, W पे मत लगाओ, तो PI हो गया आपका W बाई VR। ये देखो अपने आप पे आ गया। तो W इज इक्वल टू PVR बस याद रख लो, आइडियल लोड और आइडियल एफर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला ही याद हो गया आपको। अब देखो आगे चलें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मशीन पे मैंने P एफर्ट लगाया और W लोड उठा लिया, ठीक है, और मशीन जो थी आइडियल नहीं थी, यानी कि उसमें फ्रिक्शन था, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके एफर्ट में कितना लॉस हुआ फ्रिक्शन के कारण। तो आप बोलना कि मेरा एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन जो था वो P माइनस P आइडियल है। दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। क्यों? कि अगर मेरी मशीन में फ्रिक्शन नहीं होता तो मेरे को सिर्फ PI एफर्ट लगाना पड़ता, लेकिन मशीन में फ्रिक्शन था तो मेरे को P एफर्ट लगाना पड़ा, जो P जो है वो PI से ज्यादा होती है हमेशा। तो इसका मतलब P में से PI को माइनस कर दूं तो ये चीज क्या मिल रही है मेरे को, ये जो लॉस ऑफ फोर्स है ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट विच वाज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ये टर्म याद रखना है, ठीक है, फ्रिक्शन। ये क्वेश्चंस में कई दफा कॉमनली पूछा जाने वाला टर्म है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। इट हैज टू बी रिमेंबर्ड एज P माइनस PI, ठीक है। अब उसी तरीके से एक दूसरी टर्म बना सकता हूं, WI माइनस W क्या है? ये देखो, ये मेरे को पता है कि आइडियल लोड जो है वो नॉर्मल लोड से ज्यादा है, यानी कि एक आइडियल मशीन के साथ मैं ज्यादा लोड उठा सकता हूं
किसके मुकाबले? एक नॉर्मल मशीन के मुकाबले। तो ये क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली फ्रिक्शन ऑफ मशीन, कि मशीन के अंदर कितनी फ्रिक्शन मौजूद है, वो है WI माइनस W। ठीक है, ये कैसे पता लगा कि ये फ्रिक्शन ऑफ मशीन है? इस तरह से पता लगा कि अगर मशीन में फ्रिक्शन नहीं होती तब तो W ही लोड उठता, और अगर मशीन में फ्रिक्शन नहीं होती तो WI लोड उठा पाता, और मशीन में फ्रिक्शन है तो उस कारण मैं कम लोड W उठा पा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि WI में से W को माइनस करूं तो वो मशीन के अंदर की फ्रिक्शन है जो बैठे बैठे खा रही है लोड को। ठीक है, सो नाउ यू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूले ऑल्सो। ये दो फॉर्मूले और आपके तर्कश में तीर की तरह ऐड हो गए, दो नए फॉर्मूले, टू न्यू एरोज इन द सेट ऑफ फॉर्मूले। P minus PI is called as effort lost in friction. WI minus W is the friction of machine, actual friction present in the machine. ठीक है, और आप गलती से भी ये मत सोच लेना कि P माइनस PI और WI माइनस W सेम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली P और W में डिफरेंशिएशन कर देती है। सिर्फ एक पुल्ली ही ऐसी मशीन है जिसमें कि P और W सेम होते हैं, बाकी की सारी लिफ्टिंग मशीन्स में आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, और मैकेनिकल एडवांटेज मिलने के कारण P और W में वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए P माइनस PI और WI माइनस W सेम नहीं है, ये गलती मत करना। और अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द फ्रिक्शन इन मशीन, तो उस पे ये फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत आ जाएगा, और अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, उस पे ये फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत आ जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूले सेपरेटली। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन की मौजूदगी के कारण आपको कितना एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ रहा है नॉर्मल से, तो P माइनस PI है वो। और एक्चुअल फ्रिक्शन ऑफ मशीन इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ आइडियल लोड एंड द एक्चुअल लोड। ये दो फॉर्मूले अलग से याद हो गए आपके। तो यहां पर आपकी कहानी इधर तक कवर हो गई आपकी, किन चीजों को लेकर के? लिफ्टिंग मशीन्स को लेकर के। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन्स। रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन्स के बारे में मैं सिर्फ एक बात कह करके आज स्टॉप कर देता हूं, बाकी का इसका डेरिवेशन अपन अगली क्लास में करेंगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन का मतलब होता है, जैसे एक पुली की बात करी अपन ने, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ पुली, एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट अ हेवी बकेट और अ हेवी लोड विद द हेल्प ऑफ अ पुली। लिफ्टिंग मशीन तो है ही, भले ही ये कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देती हो, लेकिन लिफ्टिंग का काम तो करती है। सो विद एन एफर्ट ऑफ P एंड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन P विल बी इक्वल टू W। अगर फ्रिक्शन होगी तो P जो है वो W से भी ज्यादा हो जाएगा, आपको लोड से ज्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर पुल्ली में फ्रिक्शन है तो। बट एनीवे लेट अस कंसिडर इट लाइक दिस। ठीक है, अब आपकी अगर पुल्ली का जो एफर्ट आप लगा रहे हो एकदम से आपने रस्सी से हाथ हटा दिया तो क्या होगा? आपने जितना भी इस लोड को ऊपर लिफ्ट किया था, ये लोड अपने आप धड़ 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 करके नीचे को चल जाके गिर पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसी से ही रिलेटेड है कि अगर मैं जो एफर्ट लगा करके मैंने अभी मशीन को पकड़ रखा है, अगर मैं उस एफर्ट पर से हाथ हटा दूं, यानी कि इस एफर्ट को बिल्कुल जीरो कर दूं एकदम से, तो क्या मेरा लोड वापस जाएगा? क्या मेरी मशीन उल्टी चलेगी कि नहीं चलेगी? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन्स। ठीक है, अब उसी तरीके से लीवर की भी कहानी आती है कि भाई लीवर पे मैं एक भारी अमाउंट ऑफ वेट को उठा करके पकड़ रखा है, मैंने बैलेंस कर रखा है, यहां पर मैंने P एफर्ट लगाया और एक भारी लोड को मैंने पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर मेरा एकदम से दिमाग फिर जाए और मैं यहां से लोड हटा दूं, एकदम से हाथ छोड़ दूं, तो क्या ये लोड
इस लीवर को वापस से ऐसे बेंड करके ये लोड नीचे को गिर पड़ेगी या नहीं। अगर ये अपने आप वापस चली गई तब तो मैं कहूंगा दिस मशीन इज रिवर्सिबल। अगर ये लोड को लेकर के बिना एफर्ट के भी अटकी रह गई, यहां पर फंस गई, और ऐसा कब फंस सकता है, जैसे बारिश वारिश हो गई और यहां पर आपका जो हिंज था इसके अंदर जंग लग गई, और जंग लगने के कारण इसके अंदर खूब सारा फ्रिक्शन ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया। तो अब आपने देखा कि भाई इसको आपने पहले तो एफर्ट लगा करके इधर तक उठा लिया था, अब जैसे ही यहां से एफर्ट हटाया तो ये नीचे गया ही नहीं, ये अटका रह गया। यहाँ पे क्यों अटका रह गया? क्योंकि आपकी हिंज में पूरी जंग लगी हुई है और पूरा फंस गया है वो। अब इसमें तेल लगाओगे तो ही, ल्यूब्रिकेशन लगाने के बाद ही ये स्मूथ हो पाएगा। तो अब ये क्या हो गई, आपकी मशीन सेल्फ लॉकिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ लॉकिंग मशीन। यानी कि मशीन में इतना फ्रिक्शन है कि एफर्ट आर्म से एफर्ट हटाने के बावजूद लोड वापस उल्टा नहीं चली, जहां थी वहीं की वहीं फंसी की फंसी रह गई। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग कह लो या फिर रिवर्स नॉन रिवर्सिबल मशीन कह लो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लॉकिंग और नॉन रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब आपको एक और चीज पता लग गई कि ये सेल्फ लॉकिंग और नॉन रिवर्सिबिलिटी किस चीज के कारण पैदा होती है। दिस इज डेवलप्ड ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन द मशीन। अब इसकी एक डेरिवेशन भी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज Consent on a few items to continue. आज जितनी बातें मैंने आपको बताई, क्या ये अभी तक की सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपको? प्लीज ये एक बार बता दीजिए मुझे। Did I clear the things that were taught today? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now please don't go away. Yes, I sir. will take your attendance. 47 क्यों दिखा रहा है ये, जब लोग 49 है तो? Okay.